वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सर्विस मैटर्स बेस्ड आपकी क्लास आज रहने वाली है, जो नीटर एएसओ के लिए काम आएगी, आईसीएमआर के एओ के लिए काम आएगी, आईआईटी एनआईटी में जूनियर असिस्टेंट और सुप्रीडेंट लेवल तक आपका काम आने वाली क्लास है। तो एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कैसे किया जाता है जब आप गवर्नमेंट जॉब में होते हो, क्या प्रोसीजर हैं, क्या मैनुअल्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के और एडमिनिस्ट्रेशन के, किसके अकॉर्डिंगली कितने एप्लीकेशंस हैं जो आप आउटसाइड अप्लाई कर सकते हो, तो ये कंडीशन सर्विस मैटर्स में आपकी आती है। तो सर्विस मैटर्स में अगर डील करें हम इसको, तो बेसिकली आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट के लिए बोला जाता है एप्लीकेशंस को। तो जब भी एप्लीकेशन फॉर आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो उसमें क्या कंडीशंस होती हैं ये आपने समझना है। ठीक है, तो देखो पहले एक बेसिक सी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। बेसिक सी टर्मिनोलॉजी क्या है कि कोई भी डिपार्टमेंट का एचओडी, ये एक सिंपल सा नोट है कि किसी भी डिपार्टमेंट का एचओडी ये जस्टिफाई कर ले, ये समझ ले कि कोई भी अप्लाई करता है तो वो अपने जो है बेनिफिट के लिए अप्लाई कर रहा है। ऑब्वियसली पब्लिक इंटरेस्ट में भी आप कह सकते हो अप्लाई कर रहा है। पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, अगर आज कोई आईआईटी के अंदर जूनियर असिस्टेंट है और कल को वो एम्स के अंदर डब्ल्यू की ट्राई करता है तो भी वो पब्लिक इंटरेस्ट ही हुआ, क्योंकि एम्स में जाने के बाद भी अगर कंडीशंस को वो फुलफिल करते हैं, थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करते हैं, तो एचओडी क्या करता है, एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर सकता है। ठीक है, अब एचओडी ने तो एप्लीकेशंस को फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन एचओडी के फॉरवर्ड करने के बाद सबसे पहली कंडीशन देखी जाएगी कि इस्टेब्लिशमेंट के रूल्स क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का रूल क्या कहता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है कि यू आर अंडर प्रोबेशन तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, तो बिल्कुल ये पॉइंट होता है, अंडर प्रोबेशन आपको अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक है, प्रोबेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, आप परमानेंट एम्प्लॉय हो, फिर आपका एचओडी है एप्लीकेशन फॉरवर्ड करता है, तो एस्टेब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन आपका मना नहीं कर सकता। कितने एप्लीकेशंस है जिसके लिए मना नहीं कर सकता, तो ऐसे 4 एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, 4 नंबर ऑफ एप्लीकेशंस entertained फॉर आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट में आपके 4 नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को कंसीडर किया जाता है। तो बेसिकली तरीका हमने आपको बता दिया, क्या तरीका है। ठीक है, अब कंडीशन यही है कि अगर कोई टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर आप मान लो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट टेम्परेरी है, टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट, अब इस केस में क्या होगा, आउटसाइड एप्लीकेशन में अगर कोई टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसका एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते टाइम देखा जाएगा कि पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट में हो या ना हो, बट उनको क्या है, फिर रिजाइन करना पड़ेगा अगर उनका सिलेक्शन होता है तो। ठीक है, रिजाइन करना होगा। कहां से रिजाइन करना होगा, पेरेंट डिपार्टमेंट से, पेरेंट डिपार्टमेंट। और पेरेंट डिपार्टमेंट पर उनका कोई हक नहीं होगा अगर वो टेम्परेरी एम्प्लॉइज है, यानी कि जो लियन की फैसिलिटी होती है, लियन बोलो या लीन बोलते हैं उसको, वो कंडीशन टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में एप्लीकेबल नहीं होती है। वो वापस कुछ ऐसा होता है तो लियन पीरियड के दौरान वो वापस नहीं आ सकती। तो कुल मिला के उनको रिजाइन करना पड़ता है पेरेंट डिपार्टमेंट से, रिलीजिंग दैट इज रिलीविंग हो जाती है उनकी, उसके बाद वो सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे उन्हें एक अंडरटेकिंग जो दी है, भाई वैसे तो वो क्या है, टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो वो अंडरटेकिंग देते हैं। क्या अंडरटेकिंग देते हैं कि इफ आई सिलेक्टेड तो मैं रिजाइन कर दूंगा। ठीक है, तो वो क्या अंडरटेकिंग देते हैं, टू रिजाइन इफ सिलेक्टेड। ये वर्ड वो लिख के भेजते हैं जब भी वो अप्लाई करते हैं कि भाई अगर मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं रिजाइन कर दूंगा। ठीक है, अब दूसरा केस आता है, वो आता है परमानेंट का। अगर कोई परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसका क्या केस होता है, परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट। देखो परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में क्या है, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि 4 अपॉर्चुनिटीज उनको दी जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज। तो कुल मिला के 4 एप्लीकेशन से अप्लाई कर सकते हैं, 4 अपॉर्चुनिटीज पर ईयर।
ठीक है, चाहे वो सेम में करें या अदर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में करें, ये क्लियर है। ठीक है, फिर अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो अपना जो लियन है, लियन में बी रिटेन्ड, वो अपना लियन रिटेन रख सकते हैं। रिटेन का मतलब यही होता है, यहाँ पे आपको समझाते हैं। 2025 आप हो यहाँ पे जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ठीक है, आपने कर दिया रिजाइन, और रिजाइन भी किया आपने टेक्निकल, क्योंकि टेक्निकल रिजाइन में ही आपको लियन मिलता है। लियन आप होल्ड कर रहे हो 2 साल का, ठीक है, आप चले गए हो एम्स के अंदर डबल ए, ठीक है, या नेटर के अंदर चले गए हो एएसओ, ठीक है। तो 2027 तक जो डेट है, आप वापस आ सकते हो, वापस पेरेंट डिपार्टमेंट। पेरेंट डिपार्टमेंट कौन सा है भाई आपका? जा वाला डिपार्टमेंट है। तो यहां आप वापस आ सकते हो, ये होता है लीव। अब यहां पे एप्लीकेशन की बात करेंगे। जो एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स होते हैं, एससी एंड एसटी जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनका एक्चुअली क्या है, उनका कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डिनाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं डिनाई कर सकता? क्योंकि ऐसे एम्प्लॉइज की जो एप्लीकेशन है उसको जल्दी से फॉरवर्ड किया जाता है, ठीक है, फॉरवर्डेड, फॉरवर्डेड रेडीली, जितना जल्दी हो सके फॉरवर्ड किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर फॉरवर्ड नहीं करोगे तो ये ऐसा मैसेज जाएगा कि उनके जो कैरियर इंप्रूवमेंट है उसको आप रोक रहे हो, ठीक है। तो एससी एसटी जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके एप्लीकेशन को रीडली फॉरवर्ड किया जाता है। हालांकि बात यही है, जब आप प्रोबेशन में हो तो एनओसी तो नहीं देंगे, लेकिन आपके एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करने से मना नहीं कर सकते, ठीक है। अब आ जाता है कोई यूपीएससी का फॉर्म अगर आपने फिल करना है तो, ठीक है, या एसएससी का फॉर्म फिल करना है। तो देखो, गवर्नमेंट सर्वेंट को अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को तो इन्फॉर्म करना ही होता है कि भाई मैं यूपीएससी के लिए या एसएससी के लिए अप्लाई कर रहा हूं। परमिशन जो है वो फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की तरफ से चाहो तो कमीशन को जा सकती है, अगर वो चाहे तो, ठीक है। और अगर परमिशन नहीं दी है तो कितने दिन का, एक क्वेश्चन बनता है यहां से। क्या क्वेश्चन बनता है? इफ परमिशन इज विदहेल्ड, इफ परमिशन इज विदहेल्ड, withheld, the commission should be informed, यानी कि जो आपका एचओडी है या हेड है या आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो क्या करेंगे, वो यूपीएससी को इन्फॉर्म करेंगे। कितने दिन के अंदर इन्फॉर्म करेंगे, ये पेपर में पूछा जाता है। अगर इन्फॉर्म उन्होंने नहीं किया है तो कितने दिन में इन्फॉर्म करेंगे, तो ये इसका आंसर आता है आपका 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। चलो, ये क्लियर हो गया आपका। अब एक और तरीका है कि ऐसे एम्प्लॉइज जिन पर कोई प्रोसीडिंग्स चलती हैं, ठीक है, जो अंडर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में है, जिन पर अभी कार्रवाई होनी है या उनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो ऑन गोइंग है, तो उनके केस में क्या होता है, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, एप्लीकेशंस उनके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के हों, चाहे एब्जॉर्प्शन के हों, चाहे डेपुटेशन के हों, वो कंसीडर नहीं किए जाते। तो हम यहां पे लिख देंगे नॉट कंसीडर्ड। लेकिन नॉट कंसीडर्ड की कंडीशंस है, नॉट कंसीडर्ड केसेस। कौन कौन से केसेस हैं जिनमें कंसीडर नहीं कर सकते? अगर एम्प्लॉय सस्पेंशन में है, अगर जो एम्प्लॉय है वो सस्पेंड है, तो उस केस में एप्लीकेशन को फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जितनी भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग, ठीक है, अगेंस्ट एम्प्लॉय, अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो भी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, कि जब तक उसका कोई आउटकम नहीं निकलेगा तब तक नहीं करा जा सकता, ठीक है। अगर वो अंडर अ पेनल्टी है, पहले से ही अंडर अ पेनल्टी, तो भी नहीं कर सकते, ठीक है। अंडर अ पेनल्टी क्या है, चाहे मेजर पेनल्टी लगी हो चाहे माइनर पेनल्टी लगी हो, उनके एप्लीकेशन को फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। क्लियर?
तो ये कुछ केसेस हैं जिस केसेस में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के अंदर जो भी एम्प्लॉय आता है उनके एप्लीकेशन को फॉरवर्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि उनका जो कंडक्ट है, उनका जो बिहेवियर है वो अंडर कंसिडरेशन है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तब तक ये एप्लीकेशन को फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। ठीक है। चलो, अब एक केस आ जाता है अगर आप ऑटोनॉमस में जॉब करते हो तो। ऑटोनॉमस अब ये उन बच्चों के लिए है जो खासकर अभी एम्स के अंदर काम कर रहे हैं, नेटर के अंदर काम कर रहे हैं, आईआईटी के, एनआईटी के अंदर काम करते हैं, जो जो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स हैं आपके। अगर वो काम करते हैं तो उनको रिजाइन ही करना पड़ेगा, उनको रिजाइन ही करना पड़ेगा। उनको लियन रिटेन करने की परमिशन नहीं दी जाती। नो लियन इज रिटेन्ड। अगर आपने ज्वाइन कर लिया कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन और आप पहले जॉब करते थे ऑटोनॉमस बॉडीज में, तो परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट अगर हो तो आपको रिजाइन तो करना ही है ऑटोनॉमस ज्वाइन करने से पहले। ठीक है। ऑटोनॉमस हो या सेंट्रल का कोई पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हो, सीपीएससी, तो दोनों में सेम कंडीशन है। अगर लियन ना तो लियन उनको रिटेन करने दिया जाएगा, नो लियन विल बी लिखते हैं यहाँ पे हम, विल बी रिटेन्ड। ठीक है। ये बिल्कुल खासकर आप याद रखना, उनको लियन के लिए नहीं बोला जाता। ठीक है। अब उनको जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी पड़ती हैं। उनको रिलीव तो जरूर कर दिया जाता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ज्वाइन करने से पहले उनके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो थोड़े से डिफर कर सकते हैं। ठीक है। चलो, तो क्लियर हो गया। सिंपल सा यही है, रिजाइन टू ज्वाइन, रिजाइन टू ज्वाइन, अगर किसी ने ऑटोनॉमस को ज्वाइन करना है तो। ठीक है। रिजाइन टू ज्वाइन ऑटोनॉमस, यहां पे लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, या सीपीएससी। तो ये जो केसेस हैं, ये जो कंडीशंस हैं, वो उन एप्लीकेंट्स पर, उन कैंडिडेट्स पर लागू होते हैं। ना तो लियन उनको रिटेन करने दिया जाता है, ना उनको जो है मतलब रिजाइन करना पड़ता है। ठीक है। तो लियन का आपने खासकर ध्यान रखना है कि इसमें लियन का जो केस है वो नहीं होता है। चलो, छोटा सा टॉपिक था फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशंस का। बीच बीच में ऑफिस मेमोरेंडम्स भी आते रहते हैं इनके, तो लेटेस्ट जो है हमने आपको बता दिया। 4 नंबर ऑफ एप्लीकेशंस का जो सवाल है ये ही ज्यादातर पूछा जाता है इसके अंदर। 4 नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, 4 नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज टू परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट, परमानेंट यानी वो अंडर प्रोबेशन नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट। किसके लिए? टू अप्लाई आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट, टू अप्लाई फॉर आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी यही है जो आपने ध्यान रखना है। आगे की क्लास आपको आगे मिलती रहेगी। अगर आपने कोर्स को ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम चैनल को विजिट करो और हमारे कोर्स को ज्वाइन करो, जो स्पेसिफिकली हमने बनाया है सीसीएस रूल्स के लिए और आपके जो इस तरह के सर्विस मैटर्स के लिए। ठीक है। क्योंकि इस बेस्ड जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, आपका हमारा जो ये कोर्स है ये काम आएगा 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में। रीजनेबल प्राइस है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है। व्हाट्सएप भी आप हमें कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।